10 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह का आयोजन न्यू पुलिस लाइन भोजपुर आरा के परिसर में किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री मिथिलेश कुमार ने बताया कि सभी नागरिकों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। उन्होंने मानवाधिकार के विषय पर उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी भोजपुर आरा एवं पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने भी मानवाधिकार के बारे में उपस्थित पुलिसकर्मियों को जानकारी दी। इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों के माध्यम से आम जनों तक मानवाधिकार के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है। मौके पर नगर आयुक्त भोजपुर सुश्री सैल, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती अनिता कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर, सार्जेंट मेजर भोजपुर पीरो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा आरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं भोजपुर जिले से आए प्रत्येक थाना के थानाध्यक्ष मौजूद थे। एसएचओ की तरफ से और कोई मंच की तरफ आते हैं। अंत में चूंकि हम लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं और हमें सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जिला स्तर के जिला जज साहब और मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए हैं, इसलिए उनसे भी बहुत देर तक सुनना है, हम लोगों को सीखना है। अंत में हम एक शब्द कह के ऐसे लोग की उपस्थिति है जो किसी जिले में सर्वोच्च सम्मान के लिए वो स्टेज जाना जाता है। तो हमारे बीच में जिला पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति हो चुकी है और इस उपस्थिति में एक बात का संदेश जाता है कि मानवाधिकारों के रक्षा को लेके विधि व्यवस्था के संधारक के तौर पे आपने सहमति भी दी और समय भी दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी रहेंगे। मंच पे जिला विधिक प्राधिकार सचिव महोदय, आपने करीब एक सप्ताह पहले अपनी अनुभूति हमसे शेयर की थी और बताया था कि एक ऐसा कार्यक्रम हम लोग को करना है। तो उस दिन से लगातार हमारे मन में ऐसी बातें चल रही थी कि पार्टिसिपेशन जो है हमारा काफ़ी होना चाहिए। अनुभव के साथ जिन लोगों ने काफ़ी लंबे समय में अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया है अपने इस वर्दी के अंतर्गत में कर्तव्य को करते करते, वैसे लोगों की उपस्थिति है जो मात्र 2-3 साल के अंदर केवल पुलिस सेवा को देने के लिए बस हमारे बीच में रहे हैं। वैसे लोग भी हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी जरूर पहन ली है लेकिन अभी कोई एक्सपोजर नहीं है, और वैसे लोग भी हैं इस पूरे आज के कार्यक्रम में जिन लोगों के ऊपर, उनके कंधे पर, उनके कलम की ताकतों में वो चीज़ें समाई हुई है कि हम इन चीज़ों का रक्षा कितने तन्मयता से और कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। बातें मैंने बहुत सी सुनी, मुझे खुशी है कि इस पूरे आज के कार्यक्रम में हमारे कांस्टेबल्स जिन्होंने कोई एक्सपोजर नहीं लिया है मानवाधिकार के ऊपर या फिर अपने कर्तव्यों को लेकर, उनके पास अनुभव कोई नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है तो मुझे एक बार कहीं ना कहीं ये समझ में जरूर आ रहा है कि जिस मकसद से आज का आयोजन चल रहा है, आप जागरूक हैं, ये एहसास आपने करा दिया है। जागरूकता ही नहीं है, आप उस जागरूकता से ऊपर उठ के एक कदम और है कि आप शायद बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ भी अग्रसर हो जाएंगे। जैसे ही आपको ओरिएंट किया जाएगा, 1 साल की आप ट्रेनिंग लेंगे और आप जब कर्तव्य स्थल पर आएंगे, अपने जिले में जाएंगे,
तो निश्चित तौर पे एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स हमको मिलेगा। कोई भी इस जिले का कप्तान हो या किसी भी जिले में आप जाके योगदान दें, तो निश्चित तौर पे आज की संगोष्ठी जिस तरह से चल रही है, आने वाले टाइम में हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो कुछ बताया जा रहा है, पब्लिक की जो अपेक्षाएं हमसे हैं, वर्दीधारी से, पुलिस वालों से, उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने में आप हमारे उस माला में उस मोती के तरह है जो एक एक मोती बन के उस माला की कीमत को बढ़ा देते हैं। तो आप यदि माला बन के हम सभी लोग किसी के गले में पड़ जाए तो निश्चित तौर पे वो आभूषण का काम भी करते हैं। तो मानवाधिकार जो प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है हम सभी लोगों को, उसको जानने की जरूरत है। आप जितना बेहतर समझेंगे अपने अधिकारों को, उतना ही बेहतर आप दूसरे के अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील रहेंगे। हमें कुछ कर्तव्य ऐसे दिए गए हैं जो ये बार बार बताते हैं। इस प्रांगण में भी कुछ दिन पहले अगस्त महीने में हम लोगों ने करीब 340 और जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको शपथ दिलाई थी। तो जब इंडक्शन होता है हमारा तो हम शपथबद्ध होते हैं और शपथ में संविधान की रक्षा करने का वो सार्वभौम भी उसमें समाहित होता है। जब शपथ लेते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये शपथ कहीं ना कहीं हमें ये एहसास कराता है, ये जागृत करता है हमारे मन मस्तिष्क को कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं। उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मेरे घर में इस समय वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है। मैंने अपने उच्च जो पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। वो समझ रहे थे कि पारिवारिक कार्यक्रम है, इसमें जाना चाहिए, लेकिन उस पारिवारिक कार्यक्रम में पूर्ववत के अनुसार मैं घर का मुखिया के तौर पे रहता था, लेकिन इस बार गेस्ट के तौर पे हूँ। मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरा अपना जो पारिवारिक स्वार्थ था उसको एक किनारे रखना पड़ा और उस कर्तव्य को हम ऊपर सर्वोपरि रख रहे हैं कि मुझे एक दिन का भी, 1 घंटे का भी मौका मिले तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपने दायित्वों का निर्वहन कर लूं और आम जनता के लिए जो मुझे सेवा करने का मौका मिला तो अधिक से अधिक समय उनको दे सकूं। तो ये शायद एक बड़ा दायित्व है हम सभी लोगों को। आप भीड़ में खड़े होते हैं कहीं पर भी तो आप बिल्कुल अलग नजर आते हैं। आपकी एक एक हरकत पब्लिक को साफ साफ नजर आती है। अच्छा कार्य करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो भी, उदासीन बने रहते हैं तो भी। तो मुझे इस वर्दी ने पहचान दी है और वर्दी के पहचान के कारण हम एक बड़े संरक्षक की भूमिका में उभर के सामने आते हैं और आम जनता के अधिकारों का हनन ना हो, कोई उल्लंघन ना करे। कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको किस तरीके से हम कानून के दायरे में लाकर उनको ये एहसास कराए कि उल्लंघन आपने किया है तो उसका दंड का भागीदार भी आप ही बनेंगे। तो दंड की परिधि तक उसको ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और जब वो दंड की परिधि तक जाते हैं उसके बाद वो समाज में पुनः लौट के वापस आते हैं तो फिर उनके साथ सामान्य व्यवहार करने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आपका और हमारा रोल बड़े मतलब एक तरीके से कह लीजिए इतना जटिल है और उस जटिलता में सरलता लाने के लिए आपको बहुत सी संहिता के माध्यम से बहुत सी शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों के जरिए हमको अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना रहता है। लोक सेवक के रूप में आप और हम जाने जाते हैं। हमारी जो विधाएं हैं जनता तक किस तरह से पहुंचे, जो हमने प्रशिक्षण लिया है उनको अपने दिल में, दिमाग में रखें, अपने कलम में रखें और अपने जो शक्तियां मिली हैं उनका दुरुपयोग करने से हम बचें। तो यदि आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, आप अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो ऑडियंस बैठी हुई है इनको रोज जगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या खाना है आपका चॉइस होना चाहिए, क्या पहनना है वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। उसी प्रकार से आम जनता को किस प्रकार का आपको कानूनी अधिकार दिलवाना है,
किसी का वायलेशन हो रहा है तो उसको किस हद तक जाके हमको रोकना है, और यदि आम जनता आपके उस भाव को समझती है तो आज के हीरो आप बन जाते हैं। तो आपको यदि अपने कर्तव्यों के मातहत शक्तियां मिली हैं तो उन शक्तियों के दुरुपयोग से बचने के लिए आज हमने इस जगह पे आप लोगों को बुलाया है। हमने सोचा था कि यदि ये जो यंग जनरेशन हमारे इस पूरे टीम का इतना ज़्यादा सेंसिबल होगा तो उन्हीं के हाथ में वो तलवार दे दी जाएगी जिसको हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि दोधारी तलवार है। इसको कितना सलीके से, कितना कुशलता से ले जाना है कि जिसको डर होना है कि ये तलवार है, यदि दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे गया तो कटेंगे भी, और यदि बहुत सलीके से आगे जा रहा है तो एक शेप देता हुआ भी निकल जाए। तो आपको उस तलवार का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये आपका विवेक, आपका जो कौशल है, वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी जो शक्तियां हैं, उन सभी के साथ उसमें उनको समाहित करके ही आगे ले जाना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ये 10 दिसंबर को हर दिन, हर वर्ष एक पहल निकाली जाती है पूरे विश्व में, पूरे जगत में, इसको किसी ना किसी रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने इसको सोचा कि आज ये बातें सिर्फ यहीं पे ना रह जाए। मेरे बहुत से नोट्स हैं, बहुत से 37-38 थाने के और भी पदाधिकारी कर्मी हैं जो शायद आज इस सभा से वंचित है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम लोगों ने अपनी बातों को वहां तक भी पहुंचाया है। पूरा ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, आपकी एक एक हरकत पब्लिक भी देख रही है, पुलिस के उच्च पदाधिकारी भी देख रहे हैं, और इस जनमानस में जितने भी ऐसे लोग हैं जो जागरूक है कि ये क्या चल रहा है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस बिंदु पे कह रहे हैं, ये सारी बातें आपकी सुनी जा रही है। कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं बैठे बैठे कुछ कमेंट्स भी देख रहा होता। पब्लिक की अपेक्षाएं हम लोग से बहुत ज्यादा है। आप कोई भी समस्या के समाधान की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो दो पक्ष या बहुपक्षीय होता है। किसी न किसी एक पक्ष को उनके विश और विल दोनों के विपरीत हमें कार्य करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो कर्म धर्म के रूप में आपको मिला है, यदि उसका कर्तव्य का निर्वहन आप अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे जो सभ्य समाज है उसमें आपका स्थान बड़ा ऊंचा हो जाता है। तो हमारे बीच में जुडिशरी के सारे पदाधिकारीगण और ऑनरेबल एडीजी सर भी आए हुए हैं, मैडम आई, इन लोगों का भी स्पीच हमने सुना है। तो ये कोई मंच से ऐसी प्रस्तुति नहीं है कि आज आपको बताया और ये कार्य समाप्त हो गया। आपके लिए भी बड़ा दायित्व है कि जब आप इन बातों को सुन के समझ के जाए, पब्लिक से जब आप इंटरफेस करते हैं, तब इंटरैक्ट करते हैं, तब या कुछ नहीं करते हैं तब भी, सोते जागते कर्तव्य पर जब भी आप हैं, तो आपको उन चीज़ों को अपने जिंदगी में, अपने कर्तव्य में अमल लाना है। और सार्थकता उसकी वहीं पे जाके सिद्ध होती है कि आपको जो बातें बताई गई हैं तो उसको मिनिमाइज कैसे करें। उल्लंघन तो हो जाता है, कहीं ना कहीं हम कर जाते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करके, और एक ऐसा वक्त आए जिनको 30 साल 35 साल की सेवा देनी है तो उनको आने वाले टाइम पर किस तरह से स्मार्ट होना है, कैसे लोगों से बातों को निकालना है, उन बातों को निकाल के हमको अभियोजन तक ले जाना है, जिससे कि एक जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको संतुष्टि मिले कि हाँ, पुलिस ने, अभियोजन ने, इन लोगों ने मिलके हमारी बातों को सर्वोपरि रखा, मुझे न्याय मिला। तो ये न्याय क्या है और कौन देगा इसको? तो पहले इम्प्लीमेंटर आप हैं। आपके स्तर पर यदि शुरुआती दौर में ही छोटी छोटे मामलों का निपटारा यदि पारदर्शी तरीके से हो जाता है तो आप निश्चित तौर पे किसी के मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हैं। वहां पे आज का दिवस कुछ जगहों पे ऐसे भी मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसको भी 25 नवंबर को हर वर्ष ये रखा गया है, लेकिन इस दिन में उसको भी रखा गया है। हमारी आबादी 50% महिलाओं से लगभग परिपूर्ण है, और इस 50% में जो
प्रतिभागिता होती है समाज में, तो हमारे पास हमारे ऑफिस में जब लोग मिलने के लिए आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो 40 या 50 का औसत होता है प्रतिदिन का, उसमें 20 या 25 से ज़्यादा कहीं या कभी कभी इससे भी ज़्यादा महिलाएं ही आती। उनकी बातों को सुन लेना, उनकी बातों को सुनकर समझा देना, उनको समझा के और उनके अधिकारों को संरक्षित करना यदि आपने सीख लिया तो निश्चित तौर पर बड़े अपराधों को रोकने में भी हम सफल हो जाएंगे। बहुत सी घटनाएं छोटी छोटी बातों से बड़ी बन जाती हैं और जो घटनाएं हमें रोक देनी चाहिए थी, निरोध कर देनी चाहिए थी, नियंत्रण कर लेनी चाहिए थी, उन घटनाओं को हम अपनी असंवेदनशीलता के कारण या फिर ठीक से टैकल ना हो पाने के कारण या फिर स्वार्थ में निहित होने के कारण या फिर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हम उसको वो अधिकार नहीं दे पाते हैं और असंतोष बढ़ता है और फिर वो कई तरह के उल्लंघन, कई तरह के हनन के साथ उसकी तस्वीर दूसरी बनती है और फिर अल्टीमेटली पुलिस और वर्दी परसेप्शन के रूप में फिर उभर के सामने आती है। मैं बैठा मंच पे शेयर कर रहा था, हमारे बगल में जेल सुप्रिटेंडेंट साहब भी थे, संदीप, और एडीजे साहब भी थे। तो आप लोगों की बुद्धिमत्ता, अभिव्यक्ति और जिस तरीके से आपने बिल्कुल एक्सटेम्पोर होके बोला, तो वो देख के लगा कि आने वाले टाइम पे आप परसेप्शन चेंजर हो सकते हैं पुलिस के लिए। आवश्यकता सबको है। बिहार में जहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, निरंतर करते हैं, तो वहाँ पे मेरी जरूरत है और हमको बहुत ही फॉर्मली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली हमको उनको एहसास कराना पड़ता है कि तुम्हारे इस कारण से कई लोगों के अधिकारों का हनन होता है। ये बात अलग है कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं कि उसमें गलती क्या की, उतना वक्त नहीं है, मल्टीवेरियस हमारे पास चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सी परेशानियां हमें आती रहती हैं। एक काम कर रहे होते हैं, उसी समय अचानक दूसरे कार्य भी मेरे सर पे आ जाते हैं, मेरे कंधे पे आ जाते हैं। कोई एक कार्य को मैं कर रहा हूँ, उसी बीच में कहीं क्राइम हो जाता है, तो पूरे सोचने समझने और इम्प्लीमेंट करने की शक्ति का फिर वहां पे ह्रास होता है। इसलिए इस मंच से एक बहुत अच्छी बात निकली है, तो मेजर साहब ने भी कहा कि टेक अवे क्या होना चाहिए। तो टेक अवे इज दैट वी हैव टू बी ए स्मार्ट पुलिस ऑफिसर, स्मार्ट पुलिस ऑफिसर एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। हम लोग पुलिस एक संज्ञा है, कलेक्टिव वर्क करते हैं, पूरी टीम है। तो थाने का सिपाही हो, चौकीदार हो, एएसआई हो, जेएसआई हो, जिले में कप्तान तक ये जो भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, सब लोग उसमें आते हैं। आप अच्छा करेंगे तो पूरे पुलिस और पूरे अभियोजन पक्ष का नाम होगा और आपका परसेप्शन उसी से चेंज होगा। तो आज हम लोगों को यहाँ संकल्पित होने की जरूरत है कि अपने आप को अवेयर ज्यादा रखो, दूसरों को भी अवेयर ज्यादा करने की कोशिश करो, समस्याओं का समाधान स्वार्थ रहित करने की कोशिश करें आप। और इससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि आप ये ना भूलें कि आपको कुछ दायित्व दिए गए, कुछ कर्तव्य करने की शक्तियां दी गई, उन शक्तियों का दुरुपयोग करने से आपको और हमको बचना है। यदि इतना पार्ट हम लोग करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न नहीं उठेगा कि पुलिस लाइन में इसका आयोजन किस लिए किया गया। क्या हम लोग को जागरूक करना है अपने ही लोगों को, या यहाँ पे रखने का मकसद क्या है? क्या हम लोग निरंतर कुछ गलती कर रहे हैं ऐसा? तो ये प्रश्न आपके खुद ब खुद शिथिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यदि हम और आप एक समग्र रूप से इस पूरे कार्यक्रम की सफलता में जान डालना चाहते हैं तो संकल्पित हो ले कि यहाँ से जाने के बाद हमारा आँख नाक कान ये खुला रहे और हम अपने उन आँखों से देखें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हर पल हम किसी के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, अत्याचार तो नहीं कर रहे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। और यदि आपके अंतरात्मा में वो आवाज हाँ या ना में आती है तो आप समझ लीजिए
कि आप निश्चित तौर पे अच्छे प्रोटेक्टर के रूप में रहेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में जिला पदाधिकारी महोदय भी हैं और एक चीफ स्पीकर के तौर पे जो आयोजन हुआ है, उस आयोजन में यदि किसी की पूरी मनोशक्ति जो लगी हुई है, तो मैं अब चाहूँगा कि स्पीकर के तौर पे है, बहुत लोग सुनना चाहेंगे। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपकी तालियाँ या आपका जो व्यवहार या आपका जो आचरण, ये सारी चीज़ यदि कन्वर्जन हो जाए किसी चीज़ में और शुद्धता के साथ में हम अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर लें, तो हम बहुत खुशी होगी कि भोजपुर पुलिस ने वो कार्य, वो कर्तव्य कर दिखाया है। जो जनता आपको कमेंट्स दे रही है, उस कमेंट्स को केवल आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कि आपसे अपेक्षाएं कितनी अपार है और उन अपेक्षाओं को आप पूर्ण करने में आप कितने सक्षम हो रहे हैं। तो यहाँ थानाध्यक्ष भी है, बेसिक फंक्शनल यूनिट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की है, तो आपका बहुत बड़ा रोल है। आप इंस्टेंट जस्टिस अपने जगह से देना शुरू करें। जो नवागंतुक है, आप जाएंगे इस व्यवहारिक प्रशिक्षण को लेकर, जिस जगह पर आप खड़े रहेंगे तो आपको ये एहसास होता रहेगा कि आपको प्रशिक्षण का जो एक हम लोगों ने एक सिलसिला जो शुरू किया है, ये भी उसका अंश है, वो ये भी अंग है। तो आपको ये कितना लाभान्वित करता है आने वाले जीवन में, कितना आपको ओपन माइंड बनाता है और किस तरीके से आप आत्मसात करते हैं अपने इन शक्तियों के जरिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग लाभान्वित कर सकें। थैंक यू सो मच। अब मैं मेजर साहब से ये चाहूँगा कि हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को ही लें। तो सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप कृपया सर आए और हमारे ऑडियंस को और इसके साथ पीछे जो बैठे लोग हैं शांत चित्त स्थिर, इनको भी थोड़ा प्लीज सर। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, आप सभी अवगत हैं। और इस दिवस पे पुलिस अधीक्षक भोजपुर द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए हम भोजपुर पुलिस कप्तान को, साजन मेजर साहब को और सभी जो आयोजन को धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम पुलिस द्वारा आयोजित किया जाना इसका साबित करता है कि भोजपुर पुलिस मानवाधिकारों के प्रति कितनी संवेदनशील है। दरअसल आप सब अच्छे कंपटीशन को पास करके आए हैं और आप सभी ने वो योग्यता है कि आप अपने आप को साबित कर सकें। लेकिन कुछ जो अभी वर्तमान के चैलेंजेस हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। दरअसल समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब का जो समय है वो पूर्व के समय से काफ़ी बदल चुका है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जानते हैं, और तेज़ी से सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है। अभी आप एक फ़ोटो यहाँ से अगर कोई क्लिक करते हैं और पूरे विश्व में 10 मिनट के अंदर पूरे विश्व में वो घूमने लगती हैं। तो मानवाधिकार जो मानव के मूलभूत अधिकार हैं वही मानवाधिकार है। और पुलिस सेवा में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि कोई भी क्राइम होता है तो किसी न किसी के मानवाधिकार या उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो आपका दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे कि हम उस ऐसा इन्वेस्टिगेशन करें कि उस जो पीड़ित पक्ष है उसके मानवाधिकार का की प्रतिपूर्ति भी हो और जो गलत करने वाला उसको सजा भी मिले। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप न्याय के बीज बोने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो जो अंतिम में न्याय माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा किया जाता है या माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से होता है, उसकी क्या रूपरेखा भविष्य में होगी, उसमें से कैसा फल निकलेगा, उसके बीज को डालने वाले आप ही होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप
कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त होती है, और वो केस का अंतिम फलाफल क्या होगा ये आप पर निर्भर करता है। उस समय अगर आपके मन में मानवाधिकार के प्रति संवेदना है, आप सचेत है, आप जागरूक है, तो निश्चित रूप से समाज को न्याय मिलेगा। आप सब पुलिस के सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में जानते हैं कि जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, आपकी संख्या बहुत कम है, आपके पास काम का वर्कलोड बहुत अधिक है, तो चैलेंजेस बहुत अधिक है। कई प्रकार के आपके पास काम एक साथ आपको करना होगा। फिर उसमें अगर आपके मन में आज जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि लोगों का मानवाधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार क्या है, उसको अगर आप मन में अपने रखेंगे तो जो न्याय का बीज आप बोते रहेंगे वो सही में फलित फूर्तित होगा और उत्कृष्ट न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि आपके हाथ में है वो। और आपके ऊपर दबाव बहुत होगा, कई प्रकार के दबाव होंगे, कई प्रकार के काम एक साथ करने होंगे, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे अन्य देशों की तुलना में भारत में तो पॉपुलेशन से पुलिस का रेशियो अभी बिहार में बड़ा है, लेकिन पहले इससे भी ज़्यादा कम था और इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो आपके ऊपर दबाव है, जितना अधिक जनसंख्या आपके ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास कार्य होगा, और जब आप कार्य के दबाव में रहेंगे उस समय आपके मन में मानवाधिकार के प्रति संवेदना और सचेत होना बहुत जरूरी होता है। आप सब ये जानते हैं कि आप जिस जगह पे रहेंगे, जहाँ भी सेवा देंगे, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हम जो कर रहे हैं उसी से किसी व्यक्ति का जो मानवाधिकार का संरक्षण हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपका बिहेवियर, आपका आचरण पूरे पुलिस के लिए एक परसेप्शन बनाता है, और वो ही परसेप्शन जनता लेती है जो आपको देखती है। तो हमारा परसेप्शन मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। जब आप मानवाधिकार के प्रति सचेत होंगे तो निश्चित रूप से आपका परसेप्शन अच्छा बनेगा, और न केवल भोजपुर पुलिस का, आप यहाँ से फिर दूसरे जगह भी जाएंगे वहाँ का भी। और पुलिस के प्रति इनफैक्ट जो एसपी साहब ने कहा कि पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, एक हमारे निचले सिपाही का एक्ट पूरे पुलिस पे दाग लगा सकता है और पुलिस की छवि को भी बदल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अभी मानवाधिकार की आज आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप सबसे हम लोग की यही अपेक्षा है कि आप जहाँ भी रहें दिमाग में इस बात को जरूर रखें कि लोगों का मानवाधिकार सर्वोच्च अधिकार है। इसके लिए दंड का भी प्रावधान है और कई प्रकार के आयोग बने हुए हैं, राज्य मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसमें पेशी भी होती है। तो जो मानवाधिकार है उनको संरक्षित रखना आप सबका ही नहीं, सभी पदाधिकारियों का, इंक्लूडिंग सिविल प्रशासन का भी उतना ही योगदान होना चाहिए कि मानवाधिकार के प्रति हम सजग रहें, संवेदनशील रहें, और न केवल अपने एक्ट और डीड से ये दिखाएं कि हम सजग हैं, हमारी छवि भी सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डीएम साहब, एसपी साहब, मेरे कलीग्स सुश्री सैल और अनिता कुमारी जुडिशल मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त साहब हैं, सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी, खास करके जो नई सेवा में आए हैं, महिला और पुरुष दोनों, मैं सबसे पहले एसपी साहब को धन्यवाद दूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ रखने में अपनी सहमति दी और बहुत कम समय में उन्होंने सफल सभा का आयोजन किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। मानवाधिकार दिवस है आज और इस पर सभी लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, चर्चा की है, और खास करके मैंने नए आरक्षी लोग और नए पुलिस पदाधिकारी लोग का भी सुना जिन्होंने मानवाधिकार पर बड़ी सटीक बातें कही।
हमारे अन्य पदाधिकारियों ने भी इन चीज़ों को कहा, तो मैं इस पर विस्तृत में नहीं जाना चाहूँगा आपके साथ, आपकी समझ अच्छी है। ये जो जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून है वो संविधान सबसे बड़ा है, और इसके बाद जितने भी कानून बने वो सभी उस संविधान से ही बने। हमारा संविधान ही सभी कानून की जननी है, और उसी संविधान ने आपको एज ए पुलिस, मुझको एज ए जज मानवाधिकार को संरक्षण का दायित्व सौंपा है। एक पुलिस के तौर पर जब आप काम करते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए, जो मूलभूत अधिकार दिए, आप उनकी रक्षा करेंगे। और एज ए कोर्ट, एज ए जज हमें अधिकार दिया कि कोई ऐसा काम ना हो जो संविधान के और कानून के विरुद्ध किया गया हो और उनको अपराधी को सजा दे। तो हम दोनों की आपस की एक कड़ी है, और हमें आपस में एक समझ बनानी है कि कैसे मिल करके मानवाधिकार की रक्षा करेंगे। और जैसा कि बीच में क्वेश्चन ये आता रहा कि क्यों ये सभा पुलिस लाइन में किया गया, पुलिस वालों के साथ किया गया, तो उसका उत्तर भी यही है कि हम एक कड़ी में ही पिरोए हुए हैं। आप किसी केस को लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा कोर्ट के रूप में काम शुरू होता है। तो हम एक ही चक्र में बंधे हैं। आपने जो काम शुरू किया उसको मुझे फाइनल तक अंजाम पहुंचाना है। तो मानवाधिकार की जब बात होती है तो सबसे पहले उंगली भी पुलिस पर ही उठती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस का एक ही चेहरा है। जब ब्रिटिश काल था तो पुलिस का काम था कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करे, पर जब भारत आजाद हुआ तो पुलिस का एक काम कि जो नागरिकों का अधिकार है उनकी रक्षा करे। दोनों परसेप्शन अलग अलग। पुलिस का एक चेहरा यह भी है कि जब हम त्योहार में घर से बाहर निकलते हैं, दिवाली में, छठ में, तब आप ड्यूटी पर होते हैं और हम सब आप ही के भरोसे अपनी खुशियां मनाते हैं। पर एक पहलू यह भी है कि मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट कहता है कि जो 60% गिरफ्तारी है वो इलीगल है। पुलिस ने जितनी गिरफ्तारियां की उसमें 60% गिरफ्तारी इलीगल है। क्योंकि आपका जनता के साथ डायरेक्ट कंसर्न है। जो संविधान ने अधिकार दिया, बोलने की आजादी, जीने का अधिकार, तो सबसे पहले आप ही उसके कांटेक्ट में आते हैं। अब मैं शुरू करूं इस चीज से कि अच्छा, सबसे पहले ये चीज ये कि कुछ लोगों ने कहा कि गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, पर गलतियों के भी कई तरीके हैं, कई प्रकार हैं। और एज ए कोर्ट जब मुझे फील होता है कि पुलिस बहुत बार जो गलतियां करती है वो प्रक्रियावश करती है, या तो उस कानून को समझ नहीं पाई या उसको समझ के ठीक से लागू नहीं कर पाई। अब एक उदाहरण मैं दूं आपको कि जब कोई घटना होती है तो सबसे पहले एफआईआर होता है। अब एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस केस में जो विक्टिम के फादर हैं, लड़की का अपहरण होता है, उस केस में जो विक्टिम के फादर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है सिर्फ एफआईआर के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया कि पुलिस कभी भी एफआईआर से इनकार नहीं कर सकती। कभी कभी पुलिस प्रारंभिक जांच के नाम पर एफआईआर को रोक देती है कि आपने शिकायत किया, मैं थोड़ी जांच कर लेता हूं, उसके बाद एफआईआर होगा या नहीं होगा मैं बताऊंगा आपको।
आप ये भी नहीं कर सकते, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि एफआईआर नहीं होगा। हाँ, कुछ केसेस हैं जहां आपको ये स्व विवेकाधिकार है कि आप प्रारंभिक जांच करें। जैसे मैट्रिमोनियल केस है, शादी विवाह के केस होते हैं, तो आप तत्काल एफआईआर ना करें, तत्काल गिरफ्तारी ना करें, पहले जांच मिले। तो कुछ एक्सेप्शंस है इसके, पर एफआईआर करनी है आपको। कभी कभी यह होता है कि क्षेत्राधिकार के नाम पर एफआईआर नहीं होती। जैसे मेरा एक क्षेत्र नहीं, किसी और थाने का क्षेत्र है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप जीरो एफआईआर करें। आप अपने दायित्व से भाग तो नहीं सकते हैं ना, आप जीरो एफआईआर करके उस थाने को ट्रांसफर करें, इन्वेस्टिगेशन वो थाने करेगी दूसरी जहां उसका क्षेत्राधिकार है। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, और हो सकता है कहीं प्रक्रिया बस क्यों चीजें ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हम क्यों नोटिस करते हैं कि केस कोर्ट में कंप्लेंट केस ज्यादा फाइल हो रहे हैं, क्यों हम ये नोटिस करते हैं कि जज की 156 3 के तहत जब हम थाना में भेजते हैं एफआईआर करने के लिए, उसमें भी देरी होती है। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं किसी न किसी का अधिकार तो मारा जा रहा है, जबकि प्रक्रिया स्पष्ट है, उसको हमें फॉलो करना है, आपको मुझे सबको फॉलो करना है। अनेक बात आती है, जैसा मैंने अरेस्ट से शुरू किया कि अरेस्ट जो जैसा आयोग का रिपोर्ट है कि 60% अरेस्ट इलीगल है। अरेस्ट की बात, अरेस्ट की एक प्रक्रिया है, आपको विस्तृत पावर है, बहुत पावर है अरेस्ट का। विदाउट वारंट, कोर्ट के बिना वारंट के आप अरेस्ट करें, पर इसकी एक प्रक्रिया है। मैं एक केस का जिक्र करूंगा भाई, और हाल फिलहाल का ही केस है। एक व्यक्ति ने केस किया कि हमारे पड़ोसी से जमीन का विवाद है, और इस तारीख को, इस समय में ये 4 पुरुष सदस्य और ये 3 महिला सदस्य हमारे घर पे आए, और पुरुष सदस्य ने मारपीट किया, गाली गलौज किया, जिससे गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, सेक्शन लगाया 323, 504, 307 और 1-2 सेक्शन और भी थे उसमें लगे हुए। मैं जेल के इंस्पेक्शन में गया तो वहां पे 3 महिलाएं थी। उसी से मुझे इस केस की जानकारी हुई। एक बूढ़ी औरत, उसकी बेटी 18 साल की और उसकी बहू 32 साल की, गोद में एक बच्चा। इस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 3 महिला अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, और किसी पुरुष को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जब केस का रिकॉर्ड देखा तो किसी तरह का नोटिस नहीं। अब आप ये बताइए कि एक केस में 7 एक्यूज्ड हैं, 4 पुरुष हैं, 3 महिला हैं। किसी पुरुष की गिरफ्तारी नहीं किया आपने, और महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये क्या आपकी त्वरित कार्रवाई के नतीजा है, या आप ये दिखाना चाह रहे थे कि एक न्याय की बात कह रहे थे आप? ये बात मैंने जज साहब के साथ भी डिस्कस किया, अपने पदाधिकारी के साथ। क्यों डिस्कस किया? क्योंकि तीनों महिलाओं का बेल भी मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट कर दिया। इस घटना में 3 फैक्ट हैं। एफआईआर के अनुसार जमीन का विवाद है। दूसरा फैक्ट है कि 7 लोग आते हैं पर मारपीट सिर्फ पुरुष सदस्य करते हैं। और तीसरा फैक्ट है कि बाकी जो 3 है वो महिला है, और एक महिला के गोद में छोटा बच्चा है। अब पुलिस को, आपको खुद ये सोचना चाहिए कि गिरफ्तारी के नाम पर आप क्या कर रहे हैं। जिनको आपको गिरफ्तार करना था वो आपकी पहुंच से बाहर है।
और गिरफ्तारी के नाम पर ऐसे लोग को उठा लिया जिनकी जरूरत नहीं थी। अब आप सेक्शन सीआरपीसी एक्ट सेक्शन 40 और 41 पढ़िए कि कैसे गिरफ्तार करेंगे, क्यों गिरफ्तार करेंगे। आपको लगता है कि ये व्यक्ति अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो पुनः दूसरी घटना कर देगा। एक कारण हो सकता है, जब आप फॉरवर्डिंग लिखते हैं कि अरेस्ट में, तो लिखते हैं कि मुझे संभावना है कि ये अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो पुनः अपराध कर सकता है। अब एक महिला बूढ़ी और 2 महिला जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, क्या फिर से अपराध कर देगी वो? उस प्रक्रिया में स्पष्ट है और आप उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई बेसिस नहीं था, स्पष्ट। आप जब सेक्शन 41 समय अगर होता तो मैं जरूर उसको स्पष्ट आपको बताता कि क्या प्रक्रिया है। खास करके नए लोग जब जाएंगे, जब उनको केस मिलेगा अरेस्ट करने के लिए, तो आप जरूर इस चीज़ों को देखेंगे और फॉरवर्डिंग में उसको स्पष्ट लिखें कि किस आधार पर आपने उसको अरेस्ट किया। मतलब सेक्शन 40 देखेंगे आप उसको। मैं बस खाली रिमाइंड करना चाहता हूँ, बाकी सब आप जानते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसको जरूर करें, क्योंकि ये घटना हमारे लिए एज ए सेक्रेटरी डीएलए से बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं कि लोगों के अधिकार को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लिखता है सेक्शन 41, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। जब आपके सामने कोई घटना हो रही हो कॉग्निजेबल, आप तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं, आपको पावर है। कोई चोरी का सामान आपको है, सामने चोरी हो रही, आप अरेस्ट करते हैं, बिल्कुल आपको पावर है। पर अगर किसी ने कंप्लेंट किया है आपके साथ, तब क्या प्रक्रिया होगी? जो नॉर्मल केस में होता है कि किसी ने केस कर दिया, तब आप क्या, कैसे गिरफ्तार क्यों करेंगे आप? तब ये कहता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन द पुलिस ऑफिसर पहले सेटिस्फाइड होगा। किन चीजों से सेटिस्फाइड होगा? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। ये व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो दोबारा ऑफेंस कर देगा। आपके पास जेन्युइन कॉज है गिरफ्तार करने का। दूसरा है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। जो केस किया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी जरूरी है। तीसरा है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ ऑफेंस। जो इस केस के साक्ष्य है उसको ये नष्ट कर सकता है अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया तो। और चौथा है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। अब जो मैंने उदाहरण दिया उसमें चारों सर्कमस्टांस कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। न तो उन महिलाओं का कोई आपराधिक इतिहास है, न वो किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, और न ये हो सकता है कि कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो, क्योंकि जब आप अरेस्ट अभी कर सकते हो तो कभी भी पुलिस महिला को अरेस्ट करेंगे। तो ये प्रक्रिया कुछ है जिसको अगर हम फॉलो करें तो पुलिस पर उंगली नहीं उठ सकती। आप प्रक्रिया को फॉलो करें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। आपका इन्वेस्टिगेशन ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अरेस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूं कि सेक्शन 41 का जो नोटिस होता है उसका कंप्लायंस नहीं होता है। आपको अरेस्ट करने के पहले एक्यूज्ड को नोटिस देना होता है कि आपके खिलाफ ऐसा केस है, आप अपने डिफेंस में आके कहें। अब एक केस में आईएओ साहब ने एक्यूज्ड को पकड़ के ले आया रिमांड के लिए, तो मैंने पूछा कि इसमें तो नोटिस है नहीं, आपने 41 का लगता कंप्लाई नहीं किया है, जबकि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है आप सब लोग जानते हैं वो कंपलसरी है। तो उन्होंने कहा कि सर आज कर दीजिए, कल हम करवा के ले आएंगे। अब बताइए कि जब आपने अरेस्ट कर लिया है तो फिर 41A का क्या मायने है? वो तो आपको अरेस्ट के पहले करना है। तो कभी लगता है कि पुलिस बल को भी थोड़ा सेंसिटाइज होने की जरूरत है, क्योंकि अवनीश कुमार सिर्फ जजमेंट नहीं है और ये
जो सीआरपीसी में है वो सिर्फ शब्द नहीं है, आप उसके स्पिरिट को समझिए कि आप किसी को गिरफ्तार करने के पहले उसको एक मौका देना चाहते हैं बोलने के लिए कि आप भी अपनी बात कहें, दूसरे एक पक्ष ने ये कहा है आप अपनी बात कहें। ये तो नेचुरल जस्टिस है। हम जब कोर्ट में फैसले करते हैं तो बिना दोनों पक्ष को सुने नहीं करते हैं, एक पक्ष ने कहा तो दूसरे पक्ष को सुनते हैं। तो आप क्यों अरेस्ट करते हैं बिना दूसरे पक्ष को मौका दिए हुए? आप उनको नोटिस तो दीजिए ताकि लगे कि आपकी जो प्रक्रिया है बिल्कुल लीगल है, तब कोई उंगली नहीं उठाएगा। यहाँ उन्होंने, पुलिस वाले ने मुझे बुलाया था, मुझसे पूछा था, और अगर वो कोऑपरेट कर आपके इन्वेस्टिगेशन में तब फिर अरेस्ट की क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ तो कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन से भाग जाएगा तभी मुझे अरेस्ट करना जरूरी है, पर जब वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है तो फिर आवश्यकता नहीं अरेस्ट करने की। आपका जो मेन काम केस होने के बाद है वो इन्वेस्टिगेशन है। आपका इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के लिए बड़ी मायने रखता है, चाहे वो बेल हो या फिर फाइनल डिस्पोजल हो केस का। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक सेशन ट्रायल केस जिसको मैं देख रहा था, उसमें कहानी ये थी कि एक व्यक्ति को एक महिला ने फोन किया रात में 9 बजे, और वो खाना खा रहा था अपने घर वालों के साथ मिलकर। तो उस व्यक्ति ने बताया अपने घर वालों की फोन आया है इस व्यक्ति का, और मुझे बुलाया है कि जो बकाया पैसा है आकर के ले जाओ। वो व्यक्ति उस फोन कॉल पर और घर वालों को बता करके एक्यूज्ड के घर चला गया और कभी लौट के नहीं आया। 2-3 दिन बाद उसकी लाश मिली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब इस घटना से आप सूत्र को पकड़िए, इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट कहां से शुरू होता है आपका। मेरे ख्याल से जो फोन कॉल था वो इस घटना का सूत्र है। आपको पहले साबित करना है कि इस व्यक्ति ने फोन किया था और तभी उस फोन पर वो व्यक्ति उसके घर गया था। ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, पर आईओ ने सिर्फ 4 गवाही लिए और घटनास्थल का विवरण सिर्फ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर दिया, जबकि घटनास्थल 2 था। एक उसका घर था और एक जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। सिर्फ 4 गवाह, जबकि एक ऐसा केस था जहां प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता था। ना तो पुलिस ने उस फोन को डिटेक्ट करने का प्रयास किया, ना उस फोन को रिकवर करने का प्रयास किया, और ना ही ये जानने का प्रयास किया कि क्या सचमुच में उस समय कोई कॉल आया था। ये एक अच्छा केस हो सकता था। मैं इस केस का फैसला नहीं कर सका, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि परिणाम क्या हुआ, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया। पर मेरा कहना यह है कि आप जब इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट आते हैं और आप पर उंगली नहीं उठती है, क्योंकि जिसको न्याय मिलना है उसको लगता है कि काम सही हुआ, पुलिस वाले ने और कोर्ट ने अच्छा काम किया तो मुझे न्याय मिला। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक चीज मैं अक्सर देखता हूं जब केस के गुजरता हूं तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की भरमार होती है। कहीं लूट हो गया, कहीं चोरी हो गई, तो ऐसे केस में 2-3 गवाह होते हैं और एक कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट ठीक है, सही है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। सीआरपीसी कहती है कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका कितना एविडेंशियल वैल्यू कोर्ट में है वो अलग बात है, और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक फिर उदाहरण मैं देता हूं आपको कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि बाइक चोरी हो गई और आईओ ने किसी व्यक्ति को पकड़ा, कन्फेशन उसका ले लिया कि हाँ मैंने ही बाइक चोरी किया था, इसके अलावा 3-4 और जगह से भी मैंने बाइक चोरी किया है।
और उसको मैंने यहाँ बेचा है। और आईओ साहब ने यहीं पर अपना स्टेटमेंट उनका क्लोज किया, ठिपा लिया, अपना दस्तखत किया और चार्जशीट फाइल कर दिया। उसने आपको इतना क्लू दिया कि मैंने 4 और बाइक यहाँ से चोरी किया। उसने आपको ये भी क्लू दिया कि जो बाइक चोरी किया मैंने वहां बेच दिया, और आप कभी वहां गए नहीं, सिर्फ इससे काम चला लिया कि इसने आप कह दिया कि मैंने चोरी कर लिया, तो साबित हो गया कि इसने चोरी कर लिया। कम से कम कन्फेशनल स्टेटमेंट को भी तो ठीक से करना चाहिए। अगर आप रिकवरी कर ली होती उस केस में कि उसने कहा कि हाँ मैंने बाइक बेचा है और बाइक रिकवर हो जाता, तो भी आपको लगता है कि आपने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। देखिए, एक्यूज्ड को राइट है, राइट टू साइलेंस। हमारा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 भी कहता है कि हम उसको एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर सकते हैं, वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। आप उससे जो अपराध हुआ है आप उससे ये नहीं कहलवा सकते हैं कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। उसको राइट है साइलेंट रहने का। पर इतने सारे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। एक केस है ओघड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। उसमें एक्यूज्ड ने मर्डर किया। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही क्लू था, एक नोट, हैंड रिटेन नोट। पुलिस को शक था कि इसी व्यक्ति का यह लिखा हुआ है, और उसने उस व्यक्ति का 3 स्पेसिफिक हैंड राइटिंग ले लिया। जबरदस्ती जब उसने अरेस्ट किया तो 3 हैंड राइटिंग उसका ले लिया स्पेसिमेन, और जांच कराया तो दोनों हैंड राइटिंग था जो मिलान हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई और ट्रायल कोर्ट ने उसी बेसिस पर सजा भी कर दिया। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां एक क्वेश्चन उठा कि आप एक्यूज्ड को कैसे कंपेल कर सकते हैं कि अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे, क्योंकि सजा का एक ही बेसिस था उसका हैंड राइटिंग। और वो हैंड राइटिंग कैसे मिला था? पुलिस ने फोर्सफुली उसका ले लिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है वो अगेंस्ट एक्यूज्ड नहीं माना जाएगा। जब आप किसी घटना के बारे में डायरेक्ट उससे पूछते हैं या वो उससे जानना चाहते हैं गवाह बना करके, तब ये माना जाएगा कि उसको आप कंपेल कर रहे हैं अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए। पर जब आपने हैंड राइटिंग लिया है उसका, तो हैंड राइटिंग डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आपने उसका मिलान किया और उस मिलान के बाद जो रिजल्ट आया वो एविडेंस है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको राइट दिया कि आप हैंड राइटिंग मिला लीजिए। साइंटिफिक सोच तो रखिए, आप हैंड राइटिंग मिला लीजिए। आप और भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसका वॉइस सैंपल होता है, फिंगरप्रिंट्स है। ये सारे के जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलीगल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई सीज करते हैं और गलत तरीके से सीजर करते हैं और उसमें कुछ कलेक्ट करते हैं एविडेंस, तो वो एविडेंस भी गलत नहीं है, वो एडमिसिबल है। कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि ये गलत तरीके से लाया गया एविडेंस है इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा। पुलिस किसी प्रेमाइस में घुस गई, गलत तरीके से सर्च कर लिया और एक ऐसा एविडेंस मिल गया जो बहुत महत्वपूर्ण था, तो कोर्ट उसको डिनाई नहीं करता है, कोर्ट उसको एविडेंस के रूप में लेता है। तो इतने सारे तो स्पेसिफिक पावर प्रोविजंस आपको दिए गए ताकि आप अपने दिमाग, अपनी सोच को साइंटिफिक कर सकें, उस प्रक्रिया को आप साफ कर सकें, ताकि हम पर आप पर उंगलियां कम उठे, लोगों के लगे कि तरीका जिस तरीके से काम किया गया बिल्कुल सही था, ये न्याय के लिए उन्होंने किया, हम इससे हमको न्याय मिल सकता है।
एक और अनुभव शेयर कि अपने 14 साल के करियर में कभी किसी आईओ को पुलिस रिमांड मांगते नहीं देखा मैंने। एक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो कभी मेरे बाकी किसी और मजिस्ट्रेट सामने रहा हो, पर मेरे सामने कभी किसी आईओ ने पुलिस रिमांड के लिए नहीं कहा। जब आप रिमांड कराते हैं तो जुडिशियल रिमांड है, आप उसको पकड़ के लाते हैं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाते हैं, तो हम उसको जेल भेजते हैं तो जुडिशियल रिमांड है। पर पुलिस जब अपने कस्टडी में लेना चाहती है पूछताछ के लिए तो पुलिस रिमांड है। पर ऐसा कोई केस मेरे सामने से नहीं गुजरा कि कभी किसी आईओ ने, जबकि कितने सारे ऐसे केस हैं जहां ये पुलिस जान सकती है रिमांड लेकर के कि इसमें क्या एविडेंस हो सकता है। इसका दूसरा तरीका बस यही होता है कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं, जबकि एक बेहतर तरीका हो सकता है कि पुलिस रिमांड करके आप उससे पूछ करके बिल्कुल सही वे में एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसको आप इस्तेमाल करके एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक बेहतर रिजल्ट आएगा और लोगों को न्याय मिल सकेगा। क्योंकि हम और आप तो आखिर अल्टीमेटली न्याय देने के लिए हैं। लोग आपके पास आते हैं तो न्याय के लिए ही आते हैं, और हमारे पास आते हैं तो भी न्याय के लिए आते हैं। आपके बाद हमारा काम शुरू होता है। तो आप बेहतर करेंगे तभी हम अपना काम बेहतर करेंगे। और इस बेहतर में ही अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं कि हम मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए कोई नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं मानवाधिकार का रक्षक हूं। आपका काम सिद्ध करता है आप किस प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, किस सोच से काम कर रहे हैं, वो सिद्ध करता है कि आप कितने बड़े मानवाधिकार के सपोर्टर हैं। आपकी बोली, आपका वचन एज ए पुलिसमैन वो सिद्ध करता है कि आप लोगों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। मैं अभी चर्चा हो रही थी सुपरिटेंडेंट साहब से, एसपी साहब से कि एक और कार्यक्रम के लिए मैं चाहता था कि बिल्कुल इंटरैक्टिव कार्यक्रम हो, एक तरफा नहीं हो। अब मैंने जितना बोल दिया, आपके सामने बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत चीज़ें होंगी जो आप ही कोर्ट से जानना चाहेंगे कि ये चीज़ें होती है, आपके तरफ से भी होती है। तो एक संवाद कार्यक्रम हम अगला जो कार्यक्रम करेंगे, एक संवाद कार्यक्रम होगा जिसमें बिल्कुल इंटरैक्टिव होगा कि आप अपनी बात बिल्कुल कह सकें। बहुत सारे जज साहब को मैं बुलाऊंगा, उसमें आप सबको भी बुलाऊंगा। तो आपको जो अड़चन आ रही है, क्योंकि देखिए न्याय प्रशासन के हम सब अंग हैं, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से काम हो। तो आपकी जो परेशानी है कोर्ट में, कोर्ट की प्रक्रिया में आपकी जो परेशानी है, उसको मैं भी समझना चाहता हूँ और उसको दूर करना चाहता हूँ। तो एक खुला संवाद होगा, उसके कार्यक्रम में तय करूँगा, एसपी साहब को बताऊँगा, तो आप सब उसमें सम्मिलित होंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, एसपी साहब का, डीएम साहब का, सभी अपने न्यायिक पदाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी का, कि आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। पहले 498 आईपीसी का सेक्शन और 406 प्राथमिकी दर्ज होती है तो उसमें 7 साल से कम की सजा है। तो क्या हम उसको नोटिस, जैसा कि ऑनरेबल अमरेश सर का जो निर्णय है, उस निर्णय के आलोक में है कि उसको 41(1) का नोटिस दे करके आप चार्जशीट कर सकते हैं। अगर हम उसको जनरल नोटिस देते हैं कि आप 20 दिन के अंदर न्यायिक कार्य अवधि के दौरान माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर आप जमानत करा लें, यदि वह व्यक्ति 20 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है और उसकी गिरफ्तारी करके हम जेल भेज देते हैं, तो क्या ऑनरेबल अमरेश सर के आदेश का, निर्णय का उल्लंघन होगा या नहीं? बिल्कुल सही क्वेश्चन, मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। सेक्शन 41A जो नोटिस होता है, वो कहता है
कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अब आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर के जमानत करा लीजिए, इसका मैं आपको नोटिस दे रहा हूं। ये पहले से गलत हो गया। ये नोटिस आपके समक्ष अपीयर के लिए है। आप उसको नोटिस करके अपने पास बुलाएंगे और उसका डिफेंस जानना चाहेंगे कि ये जो केस हुआ है इसमें आपको क्या कहना है। इसमें कोर्ट का कहीं कुछ नहीं है। आप उसको नहीं कह सकते कि जाके सरेंडर करा लीजिए, बेल करा लीजिए। आप क्यों कहेंगे कि आप उसके वकील हैं? आपको प्रक्रिया है 41A का कि आप उसको अपने पास आइए, अपने पास बुलाएंगे कि आप बताएं कि आपका जो केस है आपके ऊपर, उसमें आपको क्या कहना है। ये अपॉर्चुनिटी है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। ये प्रक्रिया ये कहती है, कोर्ट किसी कोई बात नहीं है। सर उनके द्वारा अपनी बात रखी जाती है और फिर भी तो हम वो कोर्ट में नहीं उपस्थित होते हैं, तो फिर चार्जशीट की प्रक्रिया क्या होगी सर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए एक्यूज्ड को अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। आप लोग इस परेशानी में रहते हैं कि हमको चार्जशीट फाइल करना है तो एक्यूज्ड को अरेस्ट करना जरूरी है। ऐसी कोई नियम नहीं है। आप बिना एक्यूज्ड को अरेस्ट किए भी चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जब आप उसको 41A का नोटिस देते हैं और अपने पास बुलाते हैं और वो आपको कोऑपरेट करता है इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर अरेस्ट करने का कोई आधार नहीं। क्योंकि इसी के लिए आप उसको बुला रहे हैं कि आप कोऑपरेट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, आप अपनी बात कहिए और कोऑपरेट कीजिए। नॉन कोऑपरेशन ही उसका गिरफ्तारी का कारण हो सकता है। सर एक ही केस, वैसे केस सर जिसमें 7 साल की ज्यादा की सजा हो और प्राथमिकी कॉलम में 5 अभियुक्त हों, जिसमें से प्राथमिकी के बॉडी कॉलम में 2 लोगों पर वैसे आरोप न हो, वो आरोप नॉन कंडेनेबल हो, जैसे गाली गलौज का हो, धमकी का हो, तो क्या वैसे केस में उन दोनों को गिरफ्तारी छोड़ करके 3 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए, या चूंकि 7 साल से ज्यादा की सजा है और नोटिस नहीं दिया जा सकता, तो क्या वो 3 लोगों की गिरफ्तारी पूर्ण करते हुए 2 लोगों को नोटिस दे करके चार्जशीट किया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि आप अरेस्ट पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? चार्जशीट फाइल करने के लिए अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, तो इसको उस वे में नहीं ले जाए कि हम अरेस्ट करें या ना करें। आप उस जजमेंट को मैं रेफर कर दूंगा आपको, उस जजमेंट को आप लोग सब लोग पढ़ें। जिनको ये लगता है कि बिना अरेस्ट के चार्जशीट नहीं दे सकते हैं, उस जजमेंट को पढ़ें, उनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मानवाधिकार से संबंधित है, वो ये है कि जीआर तो मेरा पुलिस का कार्यालय है सर, लेकिन जीआर कार्यालय में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। घुसने इन द सेंस ये है कि जैसे हम लोग जब बहाल हुए थे तो कोर्ट के ट्रेनिंग लिए थे, तो जीआर में जाते थे, अपना रिकॉर्ड निकालते थे, हम स्वयं वारंट भरते थे, नोटशीट वगैरह भी वो कोई दिक्कत नहीं थी। आपके समक्ष जाते थे, अभी हमें वारंट इशू कर देते थे, फिर हम रिसीव करके और अपना रिकॉर्ड अब जीआर में रख के और भैया अब जो भी जीआर बाबू से संबंध अच्छा रहता चल देते थे। आज की परिस्थितियां हमारे ये हो गई है कि हमारे पुलिस अफसर भर दिन खड़े रहते हैं और उनका जीआर में न कोई नोटिस लिया जाता है और न कोई रिसीविंग दिया जाता है। मौखिक जो भी काम होती है वो मौखिक तौर पर होती है। देखिए, ये आपसे पहले ही मैं इस चीज़ों को समझ गया था और इसीलिए मैंने एसपी साहब से चर्चा किया था कि ये सब कुछ प्रक्रिया है कोर्ट की। क्योंकि आप जब कोर्ट में आते हैं एज ए जज हम रहते हैं, तो कभी हमारा आपसे डायरेक्ट संवाद नहीं होता है। आपका संवाद हमारे ऑफिस से, जीआर से होता है। आप उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें समझ के सीख के चले जाते हैं। तो कभी हमें भी बहुत जानकारी नहीं होती कि आप क्या चाह रहे थे कोर्ट से, क्या एक्सपेक्टेशन था आपको। तो इन्हीं चीज़ों को, बीच का जो गैपिंग है उसको दूर करने के लिए हम ये प्रोग्राम रखेंगे। आपका क्वेश्चन उसमें जरूर टेकअप किया जाएगा। आज वो सही मंच नहीं है, क्योंकि आज वो विषय वस्तु से बाहर की चीज़ है। एडीजे सर के द्वारा पीआर परमिशन दिया जा चुका है कोई क्वेश्चन करने का, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक्यूज के द्वारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यदि नॉन कोऑपरेशन फीलिंग होता है, वैसी स्थिति में 41 के तहत हम लोग उनकी अरेस्टिंग जो करते हैं को फुलफिल करते हुए अरेस्टिंग जो करते हैं, तो अरेस्टिंग में हम लोग मेमो ऑफ अरेस्ट पर इसका वर्णन करते हैं। जो सर 4 गिनाए हैं, 4 की गिनती सर दिए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो क्या वह अरेस्टिंग हमारी वैलिड होगी ना?
देखिए 41A का नोटिस को फिर से आप समझिए उस पर्पस को। वो पर्पस है कि आप एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी बात आकर के कहें। अब वो मान लीजिए कि आपके पास आता है और अपनी बात कहता है कि इसने जो केस किया गलत है, सही फैक्ट ये है, तो वो जिसने फैक्ट बताया आप उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। जो उसका भी एक फैक्ट है, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो कह रहा है अपनी बात सफाई में वो कितना सही है। अगर आपको लगता है कि आपको गुमराह कर रहा है, ये दिशा से भटका रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपको सही इन्वेस्टिगेशन में डाइवर्ट कर रहा है, आपको ये माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो ये कॉज है, आपको उसको अरेस्ट करने के कारण है, तो आप 41 का नोटिस देते हैं उसको अपनी बात कहने के लिए। अरेस्ट का कारण आपके पास 4 है 5 है जिसके तहत आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं से कोई रोक नहीं है। और एक क्वेश्चन आपने क्या पूछा उसमें कि हाँ, उसमें लिखते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस एक्यूज्ड के द्वारा मुझे कोऑपरेट नहीं किए जाने की बिल्कुल संभावना बिल्कुल ये सफिशिएंट कॉज है और उस सफिशिएंट कॉज को आप स्पेसिफिक बताएंगे। अब जैसे मैं एक जो आपने जिक्र कर दिया था, एक मैं बताता हूँ कि एक फॉरवर्डिंग लेटर मेरे पास आया था अरेस्ट मेमो में, जिसमें आईओ ने लिखा कि क्यों इसको गिरफ्तार करके रिमांड की आवश्यकता है। तो 2-3 पॉइंट दिया कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और अपराध गंभीर प्रकृति का है, और तीसरा में लिखा कि ये मनबढ़ू प्रकृति का है। अब ये मनबढ़ू प्रकृति क्या होता है, ये न सीआरपीसी में था न मेरे दिमाग में था। तो मैंने पूछा ये साहब से कि भाई ये मनबढ़ू प्रकृति क्या होता है, कौन सा कारण है? तो उन्होंने कहा कि सर इसका मन बढ़ा हुआ है। किसी के मन बढ़ने से आप उसको अरेस्ट कर लेंगे, हो सकता है कि लॉ अवॉइडिंग सिटीजन नहीं हो और उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है भाई, तो ये कोई कारण नहीं। आप स्पेसिफिक गिरफ्तारी का स्पेसिफिक कारण बताइए। आपके सामने 4 पन्ने खुले हुए हैं, उन्हीं में से लिखिए कि क्यों आपको लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है। आप लिखिए कि साक्ष्य कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ये भाग सकता है इन्वेस्टिगेशन से, कॉपरेट नहीं कर रहा है, अपराध गंभीर प्रकृति का है। ये सब स्पेसिफिक कॉज हैं जिसको आप लिखेंगे तो कोर्ट को भी लगेगा कि आयु ने अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। आज इस बैठक से ऐसा लगा कि हम लोग बिल्कुल जो है सो 41 के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए। मैं डायरेक्टली कॉन्ग्रेट्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सर को कॉन्ग्रेट्स करने के लिए हमारे ऑनरेबल एसपी सर हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। विधिक सेवा और जिला एडीजी कम सेक्रेटरी मिथिलेश सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सयाल मैम एंड नीता कुमार मैम, नगर आयुक्त सर, जेल सुप्रिंटेंडेंट संदीप सर, हमारे सभी पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ पीरो सर, एसडीपीओ जगदीशपुर सर और डीएसपी हेडक्वार्टर सर, ये कार्यक्रम काफ़ी ही फलदायी रहा हम लोगों के लिए। और फलदायी इस मामले में रहा कि यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, ये चूँकि ये सेशन हमारे लिए रहा मानवाधिकार के ऊपर, और जिसमें हम लोगों ने सभी बारीकियों को जाना, और बारीकियों के अलावे सबसे बड़ी बात है कि इस सभा का आयोजन हमारे पुलिस कप्तान साहब और विधिक सेवा के लोगों के द्वारा किया गया, जिससे ये समन्वय स्थापित हो गया कि हम लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना है। सारे वक्ताओं ने सारे पहलुओं का बहुत ही बारीकियों से उल्लेख किया है, उद्धृत किया है, और इन सभी चीज़ों से आप लोगों को बहुत लाभ हुआ होगा। और ये सब चीज़ आप आशा करते हैं कि आप लोग फील्ड में अप्लाई कीजिएगा और अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिएगा। तो इस सभा को समापन करते हुए हम पूरे सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन सौंपते हैं, और मीडिया बंधुओं को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।